हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। प्रतीक IQ के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे यूपीएससी मूल विधि एवं संविधान पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख ले, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन प्राख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए धारा 154, ऑप्शन नंबर बी धारा 153 क, ऑप्शन नंबर सी धारा 153 ख एंड ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, धारा 153 ख में मेंशन है। अब 153 क में क्या है? तो 153 क में धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, निवास स्थान और भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच सौहार्द बिगाड़ने वाले कार्य वर्णित है। और धारा 154 में उस भूमि के स्वामी का उल्लेख है जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। धारा 154 में उस भूमि के स्वामी के दायित्व का उल्लेख है जिस पर विधि विरुद्ध जमाव किया गया है। अब विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है? गैर कानूनी सभा। अगर आपके ज़मीन पे कोई गैर कानूनी सभा कर रहा है तो आपका कुछ दायित्व बनता है उस पर। तो ये किसमें मेंशन है? धारा 154 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए धारा 159, ऑप्शन नंबर बी धारा 160, ऑप्शन नंबर सी धारा 161 एंड ऑप्शन नंबर डी धारा 148। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए धारा 159। धारा 159 में क्या है? दंगा को परिभाषित किया गया है। और धारा 160 में क्या है? धारा 160 में दंगों के लिए दंड है। और धारा 148 में क्या है? धारा 148 में बम बारूद से सज्जित होकर बलवा करने के संबंध में है। अब ये बलवा क्या होता है, इसके लिए आप पार्ट 1 देखिए, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है उसमें कि बलवा क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है। ये कौन सी धारा के अंदर आता है? जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, लोक सेवक के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना अपराध है। और एक कौन सी धारा में आता है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए धारा 182 भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन नंबर बी धारा 184 भारतीय दंड संहिता, ऑप्शन नंबर सी धारा 186 भारतीय दंड संहिता और ऑप्शन नंबर डी धारा 188 भारतीय दंड संहिता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी धारा 186 भारतीय दंड संहिता। और इसमें क्या होता है? तो धारा 186 IPC है, इसमें या तो 3 महीने की सज़ा होगी या 500 का जुर्माना होगा या दोनों होगा। तो देख लेना आप लोग, ठीक है? या तो 3 महीने की सज़ा हो सकती है या 500 का जुर्माना हो सकता है, नहीं तो दोनों भी हो सकता है। अब आते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? मिथ्या साक्ष्य देना का अपराध परिभाषित है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए धारा 181, ऑप्शन बी धारा 182, ऑप्शन सी धारा 191, ऑप्शन नंबर डी धारा 192। आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, धारा 191 में क्या है? मिथ्या साक्ष्य देना का जो अपराध है वो परिभाषित है। और धारा 192 में क्या है? तो धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना वो क्या है? परिभाषित है। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना क्या है? परिभाषित है। कौन सी धारा में? धारा 192 में। अब आते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? बलात्संग मतलब क्या होता है? बलात्कार, रेप की जो बलात्संग की पीड़ित होती है उनका आप परिचय प्रकटन कर रहे हो तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है?
आपके पास है ऑप्शन नंबर ए धारा 228, ऑप्शन नंबर बी धारा 228 क, ऑप्शन नंबर सी धारा 376 क एंड ऑप्शन नंबर डी धारा 376 ख। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी धारा 228 क। ओके, धारा 228 क में क्या है? बलात्संग की पीड़ित का परिचय प्रकटन, इस जो दंड दिया जाता है ना, इसी धारा के अंदर दिया जाता है, धारा 228 क। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानववध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया था? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो आपराधिक मानववध होता है ना, वो आईपीसी की धारा 299 में आता है, और जो मर्डर होता है वो आईपीसी की धारा 300 में आता है। ठीक है, जो आपराधिक मानववध है 299 में आता है, और हत्या कौन सी धारा में आती है? धारा 300 में। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो जो बेसिक फ़र्क होता है इन दोनों में, वो क्या होता है कि सज़ा का फ़र्क आता है। आपराधिक मानववध में सज़ा कम होती है, इसमें फांसी की सज़ा नहीं होगी, और हत्या में फांसी की सज़ा हो सकती है, जो सज़ा का फ़र्क है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए आर बनाम डडले एंड स्टीफेन, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड, ऑप्शन नंबर सी के.एम. नानावती बनाम बम्बई राज्य, ऑप्शन नंबर डी रेक बनाम गोविंदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी रेक बनाम, एक्चुअली रेज बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रेज, लेकिन बुक में रेक लिखा हुआ है, रेज ही बोलते हैं। तो रेज बनाम गोविंदा। अब थोड़ा सा इसको ब्रीफली जान लेते हैं कि ये केस था क्या एक्चुअली, मतलब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस केस को समझ लेते हैं केस क्या था। तो महाराष्ट्र का है। एक गोविंदा नाम का लड़का था जिसका एज था 18 ईयर। इसने क्या किया कि इसकी शादी हुई थी और इसकी वाइफ का एज होगा 12 से 13 साल। इसने अपनी वाइफ को मारा, एक्चुअली हिट मुक्के से मार रहा था, और क्या हुआ कि इसकी वाइफ गिर गई। अब इसने क्या किया कि उसके सर पे, उसके खोपड़ी पे बहुत सारे मुक्के मारे। अब क्या हुआ कि खोपड़ी में कोई फ्रैक्चर तो हुआ नहीं, लेकिन पंच करने से क्या हुआ, जो ब्लड सेल था ना वो ब्लास्ट हो गया था और वो मर गई। अब केस कहाँ गया? सतारा कोर्ट में। सतारा कोर्ट ने उसे क्या दिया? मृत्युदंड। अब एक क्या है कि केस फिर कहाँ गया? अब हाई कोर्ट गया। तो हाई कोर्ट में 2 जज का बेंच बैठा था। तो एक ने कहा मर्डर है और एक ने कहा मर्डर नहीं है, दूसरे ने कहा आपराधिक मानववध है। एक जज ने कहा कि नहीं मर्डर है, धारा 300 है। एक ने कहा कि नहीं आपराधिक मानववध है। अब क्या था कि फिर अब जो केस था ना इन दोनों के पास, फिर तीसरे जज के पास केस गया, और उस जज का नाम था मेलविल। उस जज का नाम क्या था? मेलविल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अपना एक डिसीजन दिया और इस केस को रखा आपराधिक मानववध में, और जो मौत की सज़ा थी उसे ख़त्म कर दिया गया, और उसे क्या मिला? 7 साल की सज़ा दी गई। तो ये पूरा ब्रीफली केस था। डीप में जाओगे तो काफ़ी कुछ पढ़ना है इसमें, आईपीसी की बहुत सी धाराएं पढ़नी है इसमें, लेकिन ओवरऑल केस यही था। बाद में उसे 7 साल की सज़ा मिली थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विकृत चित्तता के संबंध में, ऑप्शन नंबर बी दुर्घटना के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी कूट रचना के संबंध में, और ऑप्शन नंबर डी गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। इसको याद कर लो आप। जो के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था, वो एक प्रमुख बात है किस मैटर पे? गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के संबंध में। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? मृत्युदंड बिरले में से बिरले अपराधों में ही दिया जाना चाहिए।
मृत्युदंड बिरले में से बिरले अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। अभी निर्धारित किया गया था कौन से वाद में? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर बी रामेश्वरम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर सी क्या है टीवी वधेश्वरन बनाम तमिलनाडु राज्य में, और ऑप्शन नंबर डी क्या है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एमके एंथोनी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। वहाँ पे ये अभी निर्धारित किया गया था कि मृत्युदंड बिरले में से बिरले अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है? आईपीसी की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी जो लॉ है वो अंतर्विष्ट है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए धारा 304 ख, ऑप्शन नंबर बी धारा 304, ऑप्शन नंबर सी धारा 299, ऑप्शन नंबर डी धारा 302। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा 304 ख। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए धारा 364, ऑप्शन नंबर बी धारा 362, ऑप्शन नंबर सी धारा 363 का, ऑप्शन नंबर डी धारा 364 का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी धारा 364 का में क्या है फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है। फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध कहाँ है? धारा 364 का में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित वादों में से किस वाद में जो लैंगिक उत्पीड़न है, लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत दिए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विशाखा बनाम राजस्थान, अप्रैल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम एके चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी है चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए विशाखा बनाम राजस्थान। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? भारतीय दंड संहिता में चोरी परिभाषित है कौन सी धारा में? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए धारा 378, ऑप्शन नंबर बी धारा 391, ऑप्शन नंबर सी धारा 380, ऑप्शन नंबर डी धारा 396। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए धारा 378 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है? चोरी परिभाषित है। धारा 378 में चोरी परिभाषित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है? भारतीय दंड संहिता में लूट परिभाषित है कौन सी धारा में? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए धारा 378, ऑप्शन नंबर बी धारा 383, ऑप्शन नंबर सी धारा 390, ऑप्शन नंबर डी धारा 391। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी धारा 390 में लूट परिभाषित है। और 391 में क्या है? 391 में डकैती का अपराध परिभाषित है। 391 में डकैती का अपराध परिभाषित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? डकैती का अपराध करने के लिए निम्नांकित में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए चोरी, ऑप्शन बी उद्यापन, ऑप्शन सी छल, ऑप्शन डी चोरी या उद्यापन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी चोरी या उद्यापन दोनों जोड़ी है। ठीक है, क्या आवश्यक है? चोरी या उद्यापन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है?
राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए धारा 97, ऑप्शन नंबर बी धारा 98, ऑप्शन नंबर सी धारा 100, ऑप्शन नंबर डी धारा 96। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए धारा 97। अब देखते हैं धारा 96 में क्या है। धारा 96 में है प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार को परिभाषित किया गया है। 96 में प्राइवेट प्रतिरक्षा संबंधी अधिकार को परिभाषित किया गया है और 97 में क्या है? प्रतिरक्षा का अधिकार है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, ऑप्शन नंबर बी आपराधिक अत्याचार को रोकने में, ऑप्शन नंबर सी जंगम संपत्ति की रक्षा में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। किस मामले में आत्मरक्षा अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्या है? आत्मरक्षा का अधिकार है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आईपीसी की धारा 96 से 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार विषय में बताती है। कहाँ से कहाँ तक? धारा 96 से धारा 106 तक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में बताती है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए भारतीय दंड संहिता में, ऑप्शन नंबर बी दंड प्रक्रिया संहिता में, ऑप्शन सी भारतीय संविधान में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारतीय दंड संहिता में, आईपीसी में है, इंडियन पेनल कोड में है। ओके, धारा 354 के अंतर्गत आती है, जिसमें 5 वर्ष की कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। ओके, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है और इसमें अधिकार और इसमें सज़ा कितना है? जो कि आईपीसी की धारा 154 के अंदर आता है, जिसमें 5 वर्ष तक कारावास या जुर्माना दोनों हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शरीर से, संपत्ति से, दोनों से, और कोई नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, शरीर से भी और संपत्ति से भी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है दहेज मृत्यु, ऑप्शन बी है बलात्कार, ऑप्शन सी है हत्या, एंड ऑप्शन डी है कन्या भ्रूण हत्या। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो करेक्ट आंसर विल बी बलात्कार, जो कि धारा 375 में जो रेप होते हैं ना, उसके 7 परिस्थितियों, बलात्कार के 7 परिस्थितियों के बारे में बताया गया है। धारा 375 में बलात्कार के 7 परिस्थितियों को बताया गया है। तो ये था हमारा यूपीएससी मूल विधि एवं संविधान पार्ट 2। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।